चलिए, आज जो है बहुत दिनों के बाद आपका क्लास अरेंज हुआ है और अब कंटिन्यू आपका रहेगा। चूँकि बीच में जैसा कि जानकारी मिला था कि TRE-4 थोड़ा डिले जाएगा और वही हुआ। आपका एग्ज़ाम जो है मई में नोटिफिकेशन आएगा, मई तक फॉर्म निकलेगा, उसके बाद जून जुलाई तक आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अब आप लोग तैयारी में फिर से लग जाइए। तैयारी आप लोग का कंटिन्यू चल ही रहा होगा, क्योंकि जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं वो तो लगातार पढ़ ही रहे होंगे और ऑलरेडी कंटेंट में हमारे वीडियो भी आपके पास होगा। आप देख रहे होंगे कि जो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके कंटेंट में ऑलरेडी कराया जा चुका है। अब मेरा काम है बस आपको रिवीजन करते रहना। जो टॉपिक है उसका रिवीजन मैं कराते रहूँगा और टेस्ट जो है वो 10 टेस्ट आपका ले लूँगा, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो जाए। 10 टेस्ट जो आपका जो नया पैटर्न है जिस पे BPSC पूछ रहा है प्रश्न, उस आधार पे मैं लूँगा। फ़िलहाल जो भी लोग लंबे समय से क्लास से नहीं लाइव तो मैं ही नहीं ले रहा था, और बाकी जो लोग कंटेंट में वीडियो नहीं देख रहे होंगे तो आप निश्चित रूप से देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है जून से जुलाई तक में आपका हो ही जाएगा। क्योंकि आगे अक्टूबर में आपका चुनाव है, तो निश्चित रूप से सरकार चाहेगी कि उसका फ़ायदा उसको चुनाव में मिले। तो मैक्सिमम मुझे लगता है जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मई तक नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और अब जितने भी क्लास होंगे वो महा मैराथन टाइप का होगा। तेज़ी से मैं पूरा रिवीजन करूंगा, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी पूरा टॉपिक वाइज आपको कंटेंट में पढ़ा रखा है, जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही है। बस आपको रिवीजन करना है और तेज़ी से रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी जो आपको थोड़ा बहुत डर है वो आपका समाप्त हो जाएगा और आप बेहतर एग्ज़ाम में कर लेंगे। ठीक है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप निश्चित रूप से चैट बॉक्स में लिख लेंगे। बाकी आज से अब सेशन स्टार्ट है, तो चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका करेंट अफेयर्स हो, जो अपडेट करना होता है मुझे। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बदलता नहीं है, ऑलरेडी हमने आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये सब करवा रखे, कंटेंट में ऑलरेडी वीडियो है। ठीक है, उसको भी देखते रहिएगा। अब यहाँ पे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, और चूँकि ये बार बार मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो पार्ट 1 के जो 40 नंबर के होते हैं उसमें हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। साथ साथ मैक्सिमम लोग का हिस्ट्री ऑप्शनल में होता ही है 6 to 12 में, और 1 to 5 में भी हिस्ट्री के कम से कम 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से संबंधित पूछ ही दिए जाते हैं। तो ये 1 to 5, 6 to 8, 6 to 9, 10, 11, 12 सबके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, ये जो टॉपिक है वो है भारत में यूरोपीय व्यापार का आरंभ। तो आपको पता होगा सबसे पहले जो है यूरोपीय व्यापारी में सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर हम लोग यूरोपीय इतिहास पढ़ते हैं विश्व इतिहास में, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, और वह 1498 ईस्वी में। कब किया था? तो 1498 ईस्वी में जब भारत की खोज हुई। ऐसा नहीं है कि यूरोप वासियों को भारत के बारे में जानकारी नहीं थी, प्राचीन समय से ही भारत का व्यापार यूरोप के साथ हो रहा था। लेकिन कस्तितुनिया की जो पतन होती है 1453 ईस्वी में, जो बीच में जो साम्राज्य था वो तुर्की मुसलमानों का आ जाता है, जिस कारण से जो है जो यूरोपीय लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, उनको उस रास्ते से भूमध्य रेखा से होकर के निकलने से मना कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो जिस कारण से उन्होंने एक नए रास्ता की खोज की थी, वो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने खोज किया था, जो कि विश्व इतिहास में आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले जो आएंगे वो पुर्तगाल का ही था, वास्को डी गामा। तो सबसे पहले जो यूरोपीय आएंगे उसमें पुर्तगाली जाएंगे, पुर्तगाली आएंगे। और वो देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, भारत में यूरोप से विदेशियों का आगमन प्राचीन काल से ही क्या हो रहा है, काल से ही हो रहा था। यहाँ के व्यापारिक संपदा से आकर्षित होकर, चूंकि यहाँ का जो व्यापार था, भारत के साथ इनका व्यापार था, वो बहुत ज़्यादा फायदा कारक था। आपको पता होगा कि जब पुर्तगाली आए थे और यहाँ से मसाला ले गए थे, जब यूरोपीय बाजार में उन्होंने बेचा था उसको, तो उसको 60 गुना लगभग फ़ायदा हुआ था। तो कोई भी देश चाहेगा या कोई भी व्यापारी चाहेगा कि हम व्यापार करें और 60 गुना मुनाफा कमाएं। तो
यहाँ पे जो शुरुआत होता है यूरोपीय जो आगमन होता है तो पुर्तगाली के माध्यम से ही होता है। और ये यहाँ पर ऐसे प्राचीन समय से भी रोमन साम्राज्य के बारे में आप पढ़े होंगे, रोमन कैथोलिक के बारे में, या रोमन हम लोग यूरोपीय इतिहास में पढ़ते हैं, तो वो लोग का व्यापार प्राचीन समय में भी था, ऐसा नहीं कि नहीं था। लेकिन चूंकि आधुनिक समय में 1400 जब आधुनिक युग माना जाता है, लगभग पुनर्जागरण के पश्चात 15वीं सदी का, तो उसमें बीच में रास्ता ठप हो जाता है। चूंकि आपको पता होगा यूरोपीय इतिहास भी बीच का जो काल होता है अंधकार में युग हो जाता है, वहाँ पर भी 500 से लेकर के 15वीं सदी तक, तो वहाँ पर भी ज़्यादा लोग व्यापार पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब पुनर्जागरण होता है, औद्योगिक क्रांति आती है, तो उसके बाद वो लोग भी व्यापार विशेष कर खोजना शुरू कर देते हैं अपने अपने क्षेत्र को कि कहाँ उनका व्यापार होगा। तो उसी दरमियान जो भारत की भी खोज होती है, भारत के रास्ता की खोज होती है जो कि समुद्री मार्ग, ठीक है। तो यहाँ पर है समय समय पर अनेक यूरोपीय जातियों का आगमन होता रहा और 15वीं शताब्दी में कुछ भौगोलिक खोज हुए जो कि 1498 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में आपको पता होगा कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, और 1498 ईस्वी में, और कोलंबस कई बार पूछेगा तो देखिए स्पेन के तरफ से गया था, लेकिन ये था इटली का जेनेवा एक जगह है, वहाँ का वासी था, तो कई बार कोलंबस को लेकर के कन्फ्यूजन भी आ जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्पेन अगर केवल ऑप्शन हो तो स्पेन हो जाएगा, नहीं तो ये इटली जेनेवा जगह था, वहीं का ये वासी था कोलंबस, ठीक है। लेकिन स्पेन के तरफ से ही गया था अमेरिका की खोज करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा इसके अंतर्गत कोलंबस स्पेन निवासी अमेरिका की खोज की तथा 17 मई 1498 ईस्वी को, डेट भी लिखा हुआ है कब, तो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। और तभी से जो है सबसे पहले ये जो भारत पहुंचा तो कालीकट एक जगह है, वहीं पे पहुंचा, ठीक है। तो ये कई बार पूछ देता है कि कहाँ पे पहुंचा था, जो कि पश्चिम तट पर स्थित कालीकट में पहुंचा था। हाँ, अब डेली ही क्लास होगा, मेरा प्रयास होगा डेली क्लास लेने का, ठीक है। तो परेशान नहीं हो, जो क्लास है उसको कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए, ठीक है। क्लास मेरा कोशिश होगा कि आपका कंटिन्यू क्लास चलिए। उसके बाद देखिए अब पुर्तगाली जो आए उसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो पुर्तगाली आए वो कहाँ आए। तो सबसे पहले आपको हमने बताया कि पश्चिमी तट, केरल के पश्चिमी तट, यानी भारत के पश्चिमी तट केरल में, और केरल में भी कालीकट पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे, तो केरल के कालीकट। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पहुंचे थे, तो याद रखिएगा केरल के कालीकट में ये पहुंचे थे, ठीक है। कहाँ पहुंचे थे, तो केरल के कालीकट में पहुंचे थे, ठीक है। और पुर्तगालियों का भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो मसाले हैं, गरम मसाले, मिर्च मसाले, ठीक है, उसका, काली मिर्च हो गया या गरम मसाले हो गए, उसका व्यापार करना और उस पर एकाधिकार जमाना इनका मुख्य रूप से उद्देश्य था। यानी जो गरम मसाला का व्यापार हो वो भारत से केवल इनके माध्यम से ही हो, ये इनका मेन उद्देश्य था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है कि धीरे धीरे जब उन्होंने देखा भारतीय राजनीति को, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कोई सेंट्रल पावर नहीं है, केंद्रीय शक्ति नहीं है जिसके माध्यम से भारत शासन हो। तो उन्हें लगा कि यहाँ पे आसानी से शासन भी किया जा सकता है, और उन्होंने 1509 ईस्वी में जो है किसको भेजा, अल्बुकर्क को। किसको भेजा, तो अल्बुकर्क। तो याद रखिएगा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क भारत आया 1509 ईस्वी में, और इसने 1510 ईस्वी में गोवा पे अधिकार कर लिया। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पहला जो गवर्नर है पुर्तगाली कौन था, क्या नाम था, तो उसका नाम था अल्बुकर्क, जो कि 1509 ईस्वी में भारत आता है, और 1510 ईस्वी में इसने गोवा पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, ठीक है। कब कर लिया था, तो 1510 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसको ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर कई बार पूछ दे कि पुर्तगाली जो साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक कौन था, तो याद रखेंगे आपको अल्बुकर्क, याद रहेगा नाम, क्या नाम था, तो अल्बुकर्क नाम था, ठीक है। देखिए नोट्स अपडेटेड ही है, आपको ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। जो जानकारी है वर्ड में कहीं कहीं अगर टाइपिंग मिस्टेक है तो वो हम पढ़ाने के वक्त आपको दूर कर देंगे,
ठीक है। बाकी आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए और सेट प्रैक्टिस खूब कीजिए, चाहे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव हो, चाहे मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव ले करके उसको आप लोग रिवीजन करते रहिए। कॉन्सेप्ट आपको हमने पहले भी दे रखा है और अभी भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होंगे यहाँ से, जीके हो, जीएस हो, तो वो आपको क्लासरूम से आ जाएगा कैसे सोचना है। बाकी रटने वाला काम है, वन लाइनर वाला जो काम है वो आप लोग जो है खुद से भी प्रैक्टिस खूब कीजिए। जितना आप सेट बना सकते हैं बनाते रहिए, सेट से आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी समझ में यहाँ से आपको आ ही जाएगा। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली कब आए? तो 1498 ईस्वी में। उसमें भी वास्को डी गामा आया, जो कि केरल के कालीकट पहुंचा था, जो कि भारत के पश्चिम तट पे आता है। उसके बाद 1509 ईस्वी में वहीं से जो पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क आया, जिसने कि 1510 ईस्वी में गोवा पे अधिकार कर लिया। इसलिए वास्तविक संस्थापक के रूप में अल्बुकर्क को जाना जाता है। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। कई बार पूछेगा कि इनमें से कौन सा वस्तु जो है पुर्तगालियों की देन है या पुर्तगालियों की देन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा, जो आपका तंबाकू है, ठीक है, तो तंबाकू जो है वो पुर्तगालियों का ही देन है। भारत के लोग पहले तंबाकू नहीं खाते थे, याद रखिए, लेकिन अब आपको पता होगा बिहार जैसे राज्य में तंबाकू सेवन कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो तंबाकू की खेती की शुरुआत इन्होंने ही की थी भारत में। उसके बाद जहाज निर्माण की प्रक्रिया जो है भारत जैसे देशों में इन्होंने ही लाया, और ये अपने देश में भी जहाज निर्माण की प्रक्रिया शुरुआत करते हैं। और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी इन्हीं के माध्यम से हुई थी 1556 ईस्वी में। अगर पूछेगा कि सर्वप्रथम कौन सा देश है जहां कागज का आविष्कार हुआ था, तो याद रखिएगा चीन। चीन में ही कागज का भी आविष्कार हुआ और प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद वो अरब होते हुए जो है इन लोग तक पहुंचा था। और भारत में अगर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की बात करें तो 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है वो पुर्तगालियों की ही देन है भारत में। प्रिंटिंग प्रेस यानी कोई भी छपाई जो लेखन शैली है वो जो छपना शुरू हो गया, किताबें आनी शुरू हो गई छप करके, ठीक है, या पत्राचार या कह सकते हैं न्यूज़पेपर वगैरह, ठीक है। चलिए, उसके बाद है पुर्तगालियों के पतन क्यों हुए। पुर्तगाली के पतन के क्या कारण थे, जो मेन तथ्य है उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो पुर्तगालियों के पतन का कारण था पहला कि धार्मिक असहिष्णु थी, यानी अपने धर्म को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस थे, दूसरे धर्म में ये विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, नीचा दिखाते थे, तो ये पहला कारण था। दूसरा, अल्बुकर्क के अयोग्य उत्तराधिकार। अल्बुकर्क के बाद जितने भी अधिकारी आए वो उतने योग्य नहीं थे। तीसरा था डच और अंग्रेज शक्तियों का विरोध, और ये जब थे तो इन्होंने क्या किया कि जो आने वाला जो डच थे, हॉलैंड के वासी या अंग्रेज थे, उसका खुल के विरोध करना शुरू कर दिया। और यानी उस रास्ते से जो भी आते थे उससे टैक्स भी ये लोग ले लिया करते थे, समुद्र का टैक्स, ठीक है। उसके बाद लूटपाट भी करते थे, जो जहाज आते थे यूरोपीय देश से उसका ये लूटपाट भी करना शुरू कर दिए थे, जिस कारण से भारतीय शासक भी इनके खिलाफ हो गए और जो यूरोपीय देश थे वो एकजुट होकर के इनका विरोध करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो नीतियाँ रही वो जिम्मेदार था इनका जो है भारत से पतन का, ठीक है। पुर्तगालियों के पतन के जो रीजन थे भारत से, वो यही सब मेन रूप से था, ठीक है। अब देखिए, कई बार पूछेगा कि सिस्टमेटिक बताइए किसके बाद कौन आया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आता है, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये सिलसिलेवार आते हैं। तो कई बार ये आपका क्रम भी पूछ देगा। तो सबसे पहले पुर्तगाली को एकदम, ऐसे भी पुर्तगाल याद रहता है, चूँकि वास्को डी गामा के बारे में सब लोग जानते ही हैं कि भारत सबसे पहले भारत की खोज की थी। उसके बाद लेकिन याद रखिएगा डच आए। अब देखिए, डच के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, ठीक है। डच के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। डच लोग कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के निवासी थे, नीदरलैंड जिसको बोलते हैं हॉलैंड, ठीक है। ये दक्षिण पूर्व एशिया के जो बाजार थे, मसाला का बाजार, उसमें सीधा प्रवेश करना चाहते थे। इनका मेन उद्देश्य ही था मसाला का व्यापार करना, क्योंकि इनको पता चल चुका था कि मसाले में 60 गुना इनकम जो है पुर्तगाली कर रहे थे। तो ये भी अपना जो है भारत जैसे देश या दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, जैसे आपका म्यांमार हो गया, मंगोलिया हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, जो भी दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित इंडोनेशिया हो गया, तो इन सब से जो है ये लोग व्यापार करने का जो है प्रयास कर रहे थे, ठीक है। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, कई बार पूछेगा कि भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो होती है
वो 1602 ईस्वी में। कब होती है? तो 1602 ईस्वी में। थोड़ा सा आप लोग को वाइट ज़्यादा दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। आगे से इसको मैं बैकग्राउंड ब्लैक कर दूंगा, ठीक है, तो अच्छे से दिखेगा। तो भारत में डच देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी डच लोग का भी है, ब्रिटिश का भी है, ठीक है। सब लोग ईस्ट इंडिया के नाम से ही वहां से कंपनी भेजते थे व्यापार करने के उद्देश्य से। तो कई बार ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे पूछ दे तो वो ब्रिटेन समझिए, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी पूछे तो ये हॉलैंड से आया था। कब? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में, याद रखेंगे, ठीक है। चूंकि पुर्तगाली के बाद कौन आते हैं? तो डच आते हैं इंडिया में, ठीक है। और वैसे भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो उसका नाम याद रखिएगा, कार्नेलिस द हस्तमान, और वो 1596 ईस्वी में ही भारत आ गया था। कौन? डच से आने वाला, हॉलैंड से आने वाला प्रथम जो डच नागरिक था उसका नाम था कार्नेलिस द हस्तमान, ठीक है। तो ये कई बार याद रखिएगा। 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड, हॉलैंड सब डच को ही कहा जाता है, ठीक है। डचों ने दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को क्या कर दिया? बाहर कर दिया और एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। अब कहिएगा कि डच क्यों पुर्तगाली को भगा दिया? देखिए, पुर्तगाली को पुर्तगाल के शासक सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये जो आए अन्य यूरोपीय देश, उसके शासक जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे, अपने साथ इनके साथ सेना भी भेजते थे, लेकिन पुर्तगाली जो कंपनी थी उसके साथ वहां की सेना नहीं आती थी, जिस कारण से वो इन लोग का टक्कर नहीं दे पाए। मेन रीजन यही था, ठीक है। 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड की स्थापना की गई, जो डचों ने दक्षिण पूर्व एशिया में पुर्तगालियों को बाहर कर दिया। चूंकि इसके साथ सेना आ रही थी तो जो सामरिक स्थिति थी इसकी बेहतर थी, तो वो जो पुर्तगाली थे इसके सामने टिक नहीं पाए, ठीक है। 17वीं शताब्दी में भारत में किए जाने वाले मसालों पे एक छत्र राज्य किसका हो गया था? तो डचों का हो गया। यानी ये लोग पुर्तगाली को हटा करके ठीक है एक छत्र राज्य स्थापित कर लिए थे, ठीक है। मसाला के व्यापार जो यूरोपीय देश में हो रहे थे तो वो नीदरलैंड या डच या हॉलैंड के माध्यम से ही 17वीं सदी में भारत से व्यापार हो रहा था। अब पुर्तगाली जो है व्यापार नहीं कर रहे हैं, इतना जान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आए पुर्तगाली, लेकिन वो ज़्यादा दिन यहाँ से व्यापार नहीं कर पाए। उसके बाद डच आए, और डच में भी पहला जो नागरिक है कार्नेलिस द हस्तमान का नाम याद रखिएगा, ये 1596 ईस्वी में ही भारत पहुंच गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डच की जो महत्वपूर्ण जो कोठियां बनी। अब कहिएगा कोठी क्या होता है? देखिए, कोठी एक प्रकार से क्या होता था कि ये लोग जो व्यापारी लोग आते थे तो एक बड़ा कैंपस अंडरग्राउंड करते थे, ठीक है, बाउंड्री डालते थे, उसके अंदर ये सामान खरीद के लाते थे, वो भी रखते थे, अपनी कॉलोनियाँ भी बनाते थे। यानी जो वहाँ से लोग आते थे उसी फैक्ट्री के अंदर रहते भी थे, ठीक है, और सामान खरीद के लाते भी थे, फिर वहीं से वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते थे, ठीक है। तो ये इनकी कॉलोनियाँ हुआ करती थी जहाँ पे वो अस्थायी रूप से रहते भी थे, उनके परिवार के भी सदस्य आकर के रहते थे, और साथ साथ ये भारत में व्यापार भी करते थे, तो उसी को कोठियाँ कहा जाता था, ठीक है। तो मुसलीपट्टनम में इन्होंने सर्वप्रथम अपनी कोठी बनाई थी। डचों की प्रथम कोठी जो बनी 1605 ईस्वी में, याद रखिएगा कहाँ बना? तो मुसलीपट्टनम में। पहला वाला ही पूछेगा जब भी पूछता है। डचों की पहली जो कोठी बनी है वो आपका मुसलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में बना है, ठीक है। उसके बाद है ये लोग मुख्यतः नील, कच्चे रेशा, नील की जो है खरीद बिक्री कर रहे थे। नील का उस समय बहुत ज़्यादा डिमांड था, चूंकि औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, और वस्त्र में कलर करने में नील का बहुत ज़्यादा उपयोग था। कच्चे रेशा रेशम या कच्चे रेशा, ठीक है, जो कपास का होता है। उसके बाद सीसा और अफीम का जो ये लोग व्यापार करते थे वो बिहार से ही मैक्सिमम इनका अफीम जो है जाता था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी बीपीएससी में पूछा ही था, ट्रेंगल वाला। अफीम का जो संबंध है, ठीक है, वो बिहार, चीन और इंडिया का जो अंग्रेज के समय में व्यापार, यूरोपीय व्यापार में जो संबंध था वो अफीम का ही था। तो अफीम का भी जो है यहाँ से ये लोग डच लोग बिहार तक भी पहुँचे थे,
और बिहार से अफीम ले जाते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो ये याद रखिएगा। डचों का जो बिहार से अफीम का कनेक्शन है, याद रखना है। डचों के पतन का महत्वपूर्ण कारण, चूंकि डच भी थे तो इनका भी पतन हुआ, चूंकि इससे भी जो है मजबूत यूरोपीय देश इंग्लैंड आ चुका है, और ये फिर इसके साथ जो युद्ध करके इसको हरा करके वेदरा का युद्ध होगा, और इसमें डचों की हार होगी, और उसके बाद इनको जाना पड़ेगा, और फिर इंग्लैंड आकर के व्यापार अपने हाथों ले लेता है। तो ये याद रखना आपको, वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध जो है कब हुआ, ठीक है, तो याद रखिएगा वेदरा का जो युद्ध होता है वो 1759 ईस्वी में होता है, और वेदरा के युद्ध में अंग्रेज और डच के बीच लड़ा गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ देगा कि वेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा अंग्रेज और डचों के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इसमें, ठीक है, इसमें किसकी जीत होगी, जितने भी युद्ध होंगे अब सब में अंग्रेज ही जीतेगा, चाहे फ्रांसीसी के साथ होगा, चाहे डच के साथ होगा, या जिनके भी साथ होगा। अब मैक्सिमम युद्ध जो है अब अंग्रेज ही जीतता चला जाएगा। ठीक है, अब अंग्रेज को कोई हराने वाला यहाँ पर नहीं है। वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुई। वेदरा के युद्ध में हुआ जो कि अंग्रेज एवं डचों के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और समय कब का है, 1759, और यही समय 1757 का प्लासी का मैदान का भी है, जिसमें सिराजुद्दौला मारा जाता है, और फिर अंग्रेजी हुकूमत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन करना बंगाल में शुरू कर देती है, आगे 1765 की संधि के बाद। ठीक है, तो ये वही समय है, और एक समय है कि जिसमें कि अंग्रेज के द्वारा जो है डचों को परास्त किया जाता है 1759 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव, चूंकि अंग्रेजी सेना यहाँ बहुत ही मजबूत स्थिति में आ चुकी है, चूंकि अब इसको साथ कौन दे रहा है, बंगाल का सेना भी साथ में आ गया है। चूंकि 1757 के युद्ध के बाद जो है आपको पता होगा बंगाल पे इनडायरेक्ट रूप से किसका शासन हो गया है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। रॉबर्ट क्लाइव ने किया, डच बुरी तरह से पराजित हुए, स्वाभाविक सी बात है, उनके पास उतनी सेना नहीं थी जितनी सेना अंग्रेजों के पास थी। उसके बाद नौशक्ति का कमजोर होना, इसके हारने का रीजन था कि जितनी नौशक्ति नेवी इंग्लैंड का मजबूत था उतना आपका डच का नहीं था। दूसरा, मसालों के द्वीपों पर अधिक ध्यान देना, और ये लोग मसाला द्वीप पे विशेष ध्यान देते थे, खास करके इंडोनेशिया वगैरह। ठीक है, भारत पे इनका विशेष ध्यान था भी नहीं। और उसके बाद है बिगड़ती आर्थिक स्थिति, और इनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर नहीं थी, जिस कारण से जो इनके सम्राट हैं नीदरलैंड के, जो वहाँ के शासक थे, वो विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, जिस कारण से जो है ये हार जाते हैं वेदरा के युद्ध में, और यहाँ से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, या कह सकते हैं कि उसका राज का प्रारंभ हो जाता है। तो पहला नंबर पे कौन आए, पुर्तगाली है, दूसरे नंबर पे डच आए, अब तीसरे नंबर पे कौन आए हैं, तो ब्रिटिशर्स आएंगे, अंग्रेज आएंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा कोशिश है कि आपको फिर से एक बार रिवीजन कर दे। ऐसे ये सब क्लास तो आपका वीडियो में होगा ही, तो उसको भी आप लोग देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। रिवीजन क्लास है, ठीक है, बाकी कंटेंट में ऑलरेडी वीडियो है। अब मेरा विशेष फोकस होगा आपका टेस्ट डाल करके आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ला दूं कि आपको वो सब पता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और आप लोग रिवीजन खूब कीजिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमारे कंटेंट में आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया गया। अगर आप उतना भी रिवीजन कर लेते हैं तो क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं रहता है, क्वेश्चन सब उसी से रहता है। आप लोग देख लीजिए TRE 1, TRE 2, TRE 3 जितने भी एग्जाम हुए उसका क्वेश्चन देख लीजिए, उस चैप्टर में खोजिए क्या हमारे नोट्स या क्लासरूम में वो पढ़ाया गया है कि नहीं गया, तो आपको पाएंगे, चाहे मैथ हो चाहे करेंट हो, सब आपको क्लासरूम से ही लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बस आप रिवीजन करते रहिए, सेल्फ प्रैक्टिस खूब मारिए। बाकी ये सब चीज़ें हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। लेकिन ये भारत तभी नहीं पहुंचा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ही हुई है 1600 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। और ये भारत पहुंचता है 1608 ईस्वी में। कब आता है, तो 1608 ईस्वी में। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में, तो जहांगीर के दरबार में। ये क्वेश्चन पूछा था इस बार बीपीएससी में, किसके दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था,
तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में कंपनी का नेतृत्व करते हुए पहुंचा था। ठीक है, हॉकिंस जो आया था वो हेक्टर नामक जहाज से, ये केबीसी का भी क्वेश्चन है, किस जहाज से आया था, तो उस जहाज का नाम था हेक्टर, याद रखिएगा, हेक्टर नामक जहाज से हॉकिंस पहुंचा था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आया, जो कि इंग्लैंड से ही आया था। ठीक है, और इन्होंने भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति उस समय गुजरात के सूबेदार खुर्रम थे उससे प्राप्त किया। आप लोग को पता होगा कि खुर्रम किसका नाम था, अगर आप लोग पढ़े होंगे, खुर्रम किसका नाम था बताइए। मुगल बादशाह भी आगे जाके बनते हैं, खुर्रम किसका नाम है आप लोग जानते होंगे तो बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो उस समय गुजरात का सूबेदार खुर्रम था। ठीक है, और अंदाजा भी लगा सकते हैं जहांगीर का ही बेटा होगा खुर्रम, क्योंकि उस समय राजकुमार को ही जो है राजपाल बना करके भेजा जाता था। ठीक है, सूबेदार बना करके, प्रांत का अधिपति बना करके भेजा जाता था। और जहांगीर का बेटा का क्या नाम था, शाहजहां। तो खुर्रम भी स्वाभाविक सी बात है किसका नाम होगा, शाहजहां का ही नाम होगा। तो कुछ देखिए, कुछ क्वेश्चंस जो होंगे आपके एग्जाम में आपके कॉमन सेंस से ही आपका बनेगा। ठीक है, कॉमन सेंस से ही आपका बनेगा। तो सब क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आपको आता होगा, सब क्वेश्चंस आपको नहीं आता होगा, लेकिन आपको ये जरूर आता होगा कि ये आंसर नहीं होगा। थोड़ा सा तर्क वितर्क करेंगे तो आप 4 ऑप्शन में से ढूंढ लेंगे। और एक अच्छे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ के जाइएगा सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन आपको वहाँ छाप के दे रहा है, ऐसा कभी नहीं होता बीपीएससी में। ठीक है, ये ग्रुप डी रेलवे का एग्जाम नहीं, ऐसे तो इस बार का लेवल बीपीएससी का गिर चुका है जब से अतुल प्रसाद गए हैं। ठीक है, अभी जो चेयरमैन है उनका लेवल जो है एग्ज़ाम का बहुत लो चला गया है, तो अभी की बात अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अगर लेवल रहेगा तो आपको कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आपको घुमाएगा। और अभी के हिसाब से तो आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो आपके TRE 1, TRE 2, TRE 3 में क्वेश्चंस आए हैं उस पैटर्न पे। ठीक है, तो दोनों लेवल की आपका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए और रटे रटाए भी प्रश्न आपको याद होने चाहिए, जिससे कि कम टाइम पे आप बेहतर करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो खुर्रम के बारे में जान ही गए। तो ये जो है अनुमति ली थी, ठीक है, किसने, तो टॉमस रो, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान की। तो कई बार पूछेगा कि अंग्रेजों का सबसे पहले कारखाना, जो कोठी जो ये लोग बोलते थे, कारखाना, कारखाना मतलब ये नहीं कि औद्योगिक क्षेत्र ये खोलते थे, फैक्ट्री नहीं स्थापित करते थे, कारखाना उसको बोलते थे ये लोग जहाँ पे ये लोग रहते थे, व्यापार करते थे, सामान लाते थे, भेजते थे, एक प्रकार से वो अपना सुरक्षित एरिया बना लेते थे, उसको ये लोग कारखाना कहते थे या कोठी भी कहते थे। ठीक है, तो 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने पहला जो है कोठी स्थापित किया था, कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासन काल में भारत आया। अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु, चूंकि ये लोग बंगाल के माध्यम से, बंगाल में ही इन्होंने शासन स्टार्ट किया था और बंगाल में ही सबसे ज़्यादा ये लोग व्यापार भी शुरुआती दौर में किए थे, चूँकि 1757 ईस्वी में, चूँकि बंगाल का क्षेत्र में इनको टैक्स फ्री था, टैक्स नहीं लिया जा रहा था इन लोगों से, तो ये लोग विशेष रूप से बंगाल के क्षेत्र में ही जो है अपना व्यापार करते हैं। तो रेशमी, सूती वस्त्र और नील, आपको पता ही होगा नील की खेती बंगाल में कराई जाती थी, फिर बिहार में भी होता था, आगे चल के 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता, उससे पहले भी 1860-67 ईस्वी में जो है नील विद्रोह बंगाल में हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर रेशमी, सूती वस्त्र और नील का व्यापार इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो यहाँ से ये लोग जो है व्यापार कर रहे थे, किसका, तो नील और किसका कर रहे थे, तो रेशमी सूती वस्त्र का, गरम मसाला का नहीं, चूंकि गरम मसाला बंगाल में नहीं होता है। चलिए अब आते हैं अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 ईस्वी में, मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। तो अगर पूछेगा तो ये याद रखना है आपको, 1608 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक कोठी इन्होंने बनाया था। पूछेगा तो अंग्रेजों का प्रथम कोठी भारत में किस जगह बना था, तो ये याद रखना है आपको, 1608 ईस्वी में
सूरत में, ठीक है। शुरुआत हुई थी लेकिन बन के तैयार हुआ था 1613 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में, मद्रास में 1630 ईस्वी में, हुगली जो कलकत्ता है 1651 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ हो गया था, ये याद रखिएगा। किसका? तो इंग्लैंड के सम्राट हैं चार्ल्स द्वितीय, उसका विवाह किससे हुआ है? तो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन मेयो, उसके साथ हुआ। और फिर इनको जो है बंबई दहेज में मिल जाता है, ठीक है। किसको? तो किसको मिल जाता है? तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज में क्या मिल जाता है? तो बंबई शहर, जिसको कि ये भी क्या करते हैं 10 पाउंड पर किराए पर कंपनी को दे देते, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। क्योंकि भारत तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही आई है, अभी तो यहाँ पे राजकुमार या महारानी का शासन है नहीं। ये आएगा कब शासन? 1858 ईस्वी में। अभी जो भी शासन कर रहे हैं या लूट पाट करेंगे वो बस ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हो रहा है। तो कंपनी को 10 पाउंड की, मात्र 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बंबई पूरे शहर को अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो ये याद रखना है आपको। अब इसके बाद अंग्रेज के बाद जो व्यक्ति व्यापारी आएंगे वो कौन आएंगे? तो वो फ्रांसीसी आएंगे। अंग्रेज के बाद जो व्यापारी आएंगे वो कहाँ के आएंगे? फ्रांसीसी। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर कौन आए? डच आए, फिर अंग्रेज आए, अब कौन आएंगे? तो फ्रांसीसी आएंगे, ठीक है। तो फ्रांसीसी की पहली कोठी फ्रांक कैरो के द्वारा सूरत में, आगे चल के सूरत में ही 1668 ईस्वी में स्थापित हुआ, और दूसरी व्यापारिक कोठी 1669 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित हुआ, ठीक है। और 1673 ईस्वी में फ्रांसवा मार्टिन ने पांडिचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसकी नींव डाली। तो ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है किसने? तो फ्रांसवा मार्टिन ने कब? तो 1673 ईस्वी में पांडिचेरी, जो कि अब पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, इसकी नींव डाली थी। तो सबसे बाद में आपके कौन आए? तो फ्रांसीसी ही आए। अब जब फ्रांसीसी आए तो ये भी अंग्रेजों का टक्कर देंगे, क्योंकि इनको भी व्यापार करना है और अंग्रेजों को भी करना है, इंग्लैंड के जो व्यापारी हैं उसको भी करना है। तो इनके बीच में अब मतभेद की स्थिति होगी और फिर युद्ध होगा, ठीक है, भारत में। और आपको पता होगा अमेरिका में भी जब अमेरिकी क्रांति होती है तो वहाँ पर भी जब फ्रांस ने अमेरिका का सहयोग किया था, यहीं के युद्ध का बदला लिया था अमेरिकी क्रांति के समय में, ठीक है। तो चूंकि भारत से जो अंग्रेज है वो फ्रांसीसी को भगाने का प्रयास करेंगे और एक छत्र राज भारत पे व्यापार करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि फ्रांसीसी आए थे तो केवल वो व्यापार पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन ये जो थे अंग्रेज, ये व्यापार के साथ साथ यहाँ पे दोहरी नीति लगा करके, आपको पता होगा बंगाल में शासन व्यवस्था, दीवानी व्यवस्था अपने हाथ में कंट्रोल में ले आते हैं और वहाँ से जो है वो शासन करने का भी प्रयास करते हैं, और पूरी सेना भी इनके कंट्रोल में आ जाती है बंगाल की शुरुआती दौर, ठीक है। तो जिस कारण से जो है फ्रांसीसी से ज़्यादा मजबूत स्थिति में यहाँ पे इंग्लैंड आ जाएगा, ठीक है, अंग्रेज आ जाएंगे। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि फ्रांस और किसके बीच में लड़ा जाएगा? तो अंग्रेज के बीच में कर्नाटक का युद्ध होगा। और कब होगा? 1746 से 48 ईस्वी में। मैं पीजीटी में कंप्यूटर साइंस का शिक्षक हूँ, ठीक है। ऐसे हमने हिस्ट्री से भी पीजी कर रखा है और हमने कई बार कमीशन में बैठा है तो इंटरव्यू भी दिया हूँ। तो हिस्ट्री ही मेन सब्जेक्ट था, कंप्यूटर साइंस हमारी डिग्री थी, तो उसके आधार पे हमने पीजी में, ऐसे हमारे पास दोनों डिग्री है लेकिन मेन रूप से अभी मैं टीचर कंप्यूटर साइंस का ही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे यह युद्ध फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, जिसमें दोनों के बीच संधि हुई और फ्रांसीसी ने मद्रास को अंग्रेजों को क्या कर दिया? वापस कर दिया, ठीक है। तो युद्ध में किसकी हार होगी? ठीक है, तो यहाँ पर फिर फ्रांसीसी हार जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है यह युद्ध फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों के बीच लड़ी गई, जिसमें दोनों के बीच संधि हुई और फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया, ठीक है।
उसके बाद मेन यहाँ पे पॉइंट्स है, ज़्यादा आपको लेंदी नहीं किया गया है, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होगा, फिर 1749 से 54। इस युद्ध के दौरान 1754 ईस्वी में नया फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम रहता है गोड्यू डुप्ले की जगह लाया गया। इसके तहत 1775 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हुई, ठीक है। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो आपका मेन रूप से पूछता है बार बार, ठीक है, क्योंकि ये निर्णायक युद्ध था और इसका समाप्ति भी पेरिस की संधि के साथ हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध आपको पूछ सकता है, क्योंकि इसी युद्ध में जब हारता है, ठीक है, फ्रांस, तो आगे चल करके इसी टाइम पे वहाँ अमेरिकी युद्ध होना शुरू हो जाता है, आपको पता होगा। तो यहाँ से वो बदला लेता है वहाँ पे अमेरिका को साथ देकर, ठीक है। इस युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित हुए। वो सब जो युद्ध हुआ था उसमें उतने अच्छे से पराजित नहीं हो रहे थे, लास्ट में संधि हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो तृतीय युद्ध हुआ तो ये निर्णायक युद्ध था। इसने जो है फ्रांसीसियों को बोरिया बिस्तर समेटने को मजबूर कर दिया और 1763 ईस्वी में चंद्रनगर को छोड़ करके अन्य सभी प्रदेश फ्रांसीसी अंग्रेजों को देना पड़ गया, क्योंकि हार जाता है और यहीं पे पेरिस की संधि के माध्यम से युद्ध का विराम होता है 1700 कब, तो 63 ईस्वी में, ठीक है। तो पेरिस की संधि जो है वो किसके बीच होती है, तो यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होता है और इसके माध्यम से जो है जितने भी क्षेत्र जहाँ पे शासन फ्रांसीसी कर रहे थे, केवल चंद्रनगर को छोड़ करके वो अंग्रेजों को मिल जाता है। और अब ये पता चल चुका है कि अब भारत पे एक ही यूरोपीय शक्ति है जो कि महत्वपूर्ण है, वो है अंग्रेज, जिसके माध्यम से शासन अब होगा। उसके बाद आप घटनाक्रम जानते ही कि बंगाल में उसी क्रम में 1757 का जो प्लासी का युद्ध होगा। उससे पहले की घटना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। बंगाल के शासक जिसका कि नाम था मुर्शीद कुली खां, 1713 से 1727 रहते हैं। सुजाउद्दीन, मुर्शीद कुली खां, ये सब पूछेगा नहीं आपको। एक अलवर्दी खां वाला क्वेश्चन पूछते रहता है, किसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया है, तो वो अलवर्दी खां थे, ठीक है। अगर आप उसको तंग नहीं करेंगे तो शहद देगी, अगर तंग करेंगे तो वो काट के मार डालेगी। अलवर्दी खां ने बोला था, ठीक है। तो ये आपको अलवर्दी खां वाला जो है कथन आपको पूछते रहता है। तो ये बंगाल के उस समय के जो प्रमुख शासक हुए उसका कालक्रम है, इसमें ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करना। अलवर्दी खां केवल याद रखिएगा 1740 से 17 ईस्वी सन तो उतना महत्वपूर्ण होता ही नहीं है इतिहास में, ठीक है। प्रमुख युद्ध वगैरह होते हैं वहीं से आपको ईस्वी सन पूछेगा, बाकी ये सब आपका ईस्वी सन ये नहीं कि अब रट रहे हैं, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है अलवर्दी खां के बारे में आपको हमने बताया, ठीक है। अलवर्दी खां यहाँ लिखा हुआ भी है, जो जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हमने लिख भी दिया है, बाकी फालतू चीज़ को हमने नहीं रखा, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, केवल इतिहास ही नहीं है, तो मेन चीज़ को ही पढ़िए। सिराजुद्दौला के बारे में आप जानते ही हैं कि इसका जो है खिलाफ जो है इसी के जो सेनापति रहता है मीर जाफर, ठीक है, और इसका एक दीवान रहता है, ठीक है, मुंशी कुछ नाम रहता है, ध्यान से उतर गया अभी, ठीक है। तो उसने जो है अंग्रेजों के साथ मिल करके युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है सिराजुद्दौला की तरफ से, और यहाँ पे इसकी हार होती है और मीर जाफर यहाँ का फिर आगे चल करके नवाब नियुक्त होता है और अंग्रेजों के हाथ में शासन, अंग्रेजों का ये कठपुतली के रूप में शासन शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला 1756 से 1757 के बीच का है। अब देखिए कुछ घटनाक्रम होता है, वो आगे आपको मैं चर्चा कर ही देता हूँ, ठीक है। ये सब नाम है, मीर जाफर बना, इसी का सेनापति रहता है, अंग्रेज इसी के साथ ये गद्देदारी करता है सिराजुद्दौला के साथ। जब दोनों के बीच में युद्ध होता है तो ये अपनी सेना को ऑर्डर ही नहीं देता है, जिस कारण से जो है बिना युद्ध लड़े ही अंग्रेज जीत जाते हैं इस युद्ध को, ठीक है। तो मीर जाफर का दामाद होता है मीर कासिम, फिर मीर कासिम को बनाया जाता है, चूँकि मीर जाफर उसकी जो अंग्रेज़ों की मानसिकता है या जो भी उसकी नीड है उसको पूरा नहीं फुलफिल नहीं कर पाता है, तो फिर वो मीर कासिम को बनाता है। मीर कासिम चालाक था, वो भी चाहता है कि अब अंग्रेज़ों के माध्यम से अंग्रेज़ों का जो बंगाल पे शासन है वो वहाँ की राजधानी बदलता है, मुंगेर लाता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन अंग्रेज़ बहुत चालाक थे,
वो इसकी चालाकी को समझ जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको पता होगा आगे चल करके इलाहाबाद का ये युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, और फिर आगे चल करके इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मीर जाफ़र, उसके बाद निजामुद्दौला बना, रऊफुद्दीन बना, मुबारक उद्दौला बना। ठीक है, तो बस ये नाम बस याद रखिएगा, नहीं भी याद रखिएगा तो कोई बात नहीं। बंगाल का नवाब अलवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से करते हुए कहा कि उन्हें छेड़ा ना जाए तो शहद देगी, अगर छेड़ा जाए तो काट काट के मार डालेगी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए, अंग्रेजी इतिहासकार अपने आप को सही बताने के लिए, कई भारतीय इतिहासकार बोलते हैं, उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी ब्लैक होल की घटना। वास्तविक में ऐसा कोई घटना हुआ नहीं था। देखिए, सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों का खिलाफ इसलिए किया था क्योंकि उससे पहले जो था, जो अलवर्दी खां के समय में या उससे पहले के जो शासक थे, चूँकि अंग्रेजों ने उनका इलाज कर दिया था, जिस कारण से उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था व्यापार में। वो टैक्स अंग्रेजों को, कंपनी को नहीं ले रहे थे, लेकिन अंग्रेज के कंपनी के अधिकारी अपना जो टैक्स कंपनी को फ्री किया गया था, लेकिन कंपनी के अधिकारी अपना भी अलग से व्यापार करते थे। ठीक है, और उस जो पत्र के माध्यम से वो भी टैक्स जो है नहीं देते थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री किया गया था उस क्षेत्र में, लेकिन अंग्रेज के अधिकारी अपना अपना अलग से कंपनी भी चलाते थे और उसको भी उसी माध्यम से टैक्स फ्री के माध्यम से जो है व्यापार कर रहे थे, टैक्स नहीं दे रहे थे। और भारतीय जो मजदूर थे, भारतीय जो व्यापारी थे, उसको टैक्स देना होता था, जिस कारण से भारतीय जो व्यापारी थे वो शासक का भी विरोध करते थे। और ये बात सिराजुद्दौला को पता चला तो उसने जो है अंग्रेजों को टैक्स देने के लिए कहा। तो यही कारण होता है कि यहाँ पे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, तो मेन टैक्स का ही समस्या था कि टैक्स ये देना नहीं चाहते थे। फिर आगे चल करके जो मीर कासिम जब आता है तो इसने दोनों को टैक्स फ्री कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों की बातों को भी मान लिया, चलो तुम भी नहीं दो और जो भारतीय व्यापारी है वो भी नहीं देंगे। तो जिस कारण से अंग्रेजों ने फिर मीर कासिम, चूंकि व्यापार में क्या होता है ना कि सब्सिडी अगर देगा, कोई भी टैक्स फ्री कर देगा तो दोनों का मूल्य बराबर हो जाएगा मार्केट में। तो ऐसे क्या था कि टैक्स के कारण भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाती थी और उसको टैक्स नहीं लगता था, वो सस्ते दाम में बेच लेता था। तो जिस कारण से अंग्रेजों को ज़्यादा फायदा होता था, उसका ज़्यादा सेलिंग होता था, भारतीय वस्तुएं सेलिंग नहीं होता था। तो मीर कासिम ने ये कर दिया था कि चलो दोनों को टैक्स फ्री कर देते, दोनों को, अंग्रेजों को भी और भारतीय व्यापारियों को, जिस कारण से फिर अंग्रेजों ने विरोध किया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक घटना है, ब्लैक होल की घटना है, ये भी कई बार पूछ देता है। तो कब घटित हुई थी? तो 20 जून 1756 ईस्वी को। ठीक है, कहा जाता है, ऐसे इसका कोई साक्ष्य सबूत नहीं मिला। ठीक है, 140 अंग्रेज बंदियों, जिसमें कि स्त्री पुरुष बच्चे शामिल थे, उसको 18 फीट लंबे और 14 फीट होगा, 14 इंच कैसे होगा, 14 फीट होगा, 14 फीट ही होगा। ठीक है, 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े कमरे में बंद कर दिया गया। 20 जून 1756 की रात को बंद किया गया और 23 जून को प्रातः जब कोठरी खोला गया तो 23 लोग ही जीवित थे, बाद बाकी सभी बच्चे और जो स्त्रियां थी वो सब मर चुके थे। ठीक है, तो यह घटना नवाब सिराजुद्दौला के समय हुई थी और इस कारण से क्रिटिसाइज किया जाता है कि इस कारण से अंग्रेजों ने युद्ध किया था सिराजुद्दौला से, लेकिन ऐसी बात थी नहीं, यहाँ थी टैक्स की बात। ठीक है, अंग्रेज मनमानी कर रहे थे, भारतीय क्षेत्र में एक तो रहते थे, अपने मन से किला बना रहे थे, व्यापार कर रहे थे, टैक्स नहीं दे रहे थे। तो कोई भी शासक को जब टैक्स नहीं मिलेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, उसका विरोध करेगा। तो सिराजुद्दौला ने इसी कारण से विरोध किया था। ठीक है, और बात भी नहीं मान रहे थे ये लोग। चलिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत की स्थापना कई बार पूछेगा कि कब हुआ था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों आपको पता ही होगा कि देखिए बिहार, ये क्वेश्चन बार बार पूछ देता है, तो बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? इसकी घोषणा 1911 में हुई थी, दिसंबर 1911 में, और बिहार एक अलग राज्य बना था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है, अस्तित्व में आया अप्रैल 1912 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन बार बार कंफ्यूजन क्रिएट कराएगा आपको, तो कई बार पूछ देगा। तो 1912 नहीं, बिहार राज्य की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी, लेकिन अगर घोषणा दे दे
तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में बिहार बंगाल से एक अलग राज्य बनेगा, उसकी घोषणा हुई थी दिसंबर 1911 में। बना कब? तो बना आपको आधिकारिक रूप से जो कागजी काम हुए थे वो 22 मार्च को हुआ था, लेकिन अस्तित्व में आया था अप्रैल 1912 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। तो ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट आपको करते रहता है और बीपीएससी इसका फायदा उठाते रहता है, ठीक है। तो 1733 ईस्वी में बंगाल प्रांत की स्थापना की गई थी, बिहार बंगाल उड़ीसा को मिला करके, तो ये याद रखिएगा। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से कौन लड़ रहा था? तो लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डाली। हराया क्या, युद्ध ही नहीं हुआ। ये तो पूरा का पूरा कह सकते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों चालाकी से ये जीत गए, ठीक है। और जो मीर जाफर था उसने गद्दारी की अपने नवाब के साथ। 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना, और फिर आगे चल करके जब मीर कासिम विरोध करता है और बंगाल से मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर लाता है और टैक्स फ्री कर देता है, तो अंग्रेजों ने इसका खिलाफ किया। आगे चल करके ये अवध जाते हैं और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय, जो कि वहाँ से भाग करके आके अवध में ही रह रहे थे, अंग्रेजों का विरोध करने के बाद उनको जो है वहाँ से वो भाग करके अवध में ही रह रहे थे। तो तीनों मिल करके सम्मिलित रूप से लड़ते हैं। कब? तो बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में युद्ध होता है, लेकिन यहाँ पर सम्मिलित रूप से वास्तविक युद्ध हुआ, यहाँ कोई चालाकी नहीं चली। लेकिन चूंकि अभी तक स्थिति अंग्रेजों की मजबूत हो चुकी है, चूंकि बंगाल का सारी सेना जो है अब इसके साथ हो चुकी है, तो यहाँ पर युद्ध होता है और इसमें वास्तविक रूप से लॉर्ड क्लाइव की जीत होती है और फिर इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध याद रखिएगा, और 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन, दोहरा शासन, यानी दीवानी व्यवस्था वो अंग्रेजों के अधीन होती है, टैक्स वसूली का, और प्रशासनिक व्यवस्था जो फौजदारी व्यवस्था है, जो शासन प्रशासन देखने का, यानी कर्तव्य और अधिकार, कर्तव्य दे दिए गए बंगाल के नवाब को और अधिकार किसके पास रहा? मीर कासिम के बाद फिर दोबारा मीर जाफर बनता है, उसी का ससुर है और दामाद, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू हो जाती है इलाहाबाद की संधि के बाद, और यहाँ पर जो शासन है अब किसके हाथ है? तो मीर जाफर को फिर दोबारा बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, लॉर्ड क्लाइव। अब कहिए कि अंग्रेज खुद क्यों नहीं शासन कर रहे? तो कई बार हमने बताया आपको, अंग्रेज इसलिए शासन नहीं कर रहे थे खुद से, क्योंकि इनको पता है अगर ये अपने हाथ ले लेंगे कंट्रोल में तो यहाँ की जनता जागरूक हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जनता तो यहीं की है और इनकी संख्या बहुत कम है अंग्रेजों का, और जब ये प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो यहाँ पे जनता विरोध करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे केवल मलाई खाने का काम ये रखते हैं, यानी दीवानी व्यवस्था, यानी टैक्स का काम अपने पास रखते हैं, बाकी कर्तव्य जो है वो तुम्हारे पास है। यानी जनता गुस्सा होगी किस पे? तो वहाँ के नवाब पे, और मेन माल कौन छापेगा? तो अंग्रेज छापेगा। तो ये मेन उद्देश्य होता है, बड़ी चालाकी से, ठीक है। और यहीं पे द्वैध शासन की स्थापना होती है। द्वैध शासन यानी दोहरी शासन व्यवस्था, अंग्रेज और बंगाल का नवाब दोनों मिलकर के यहाँ शासन करना शुरू करते हैं। भारत में रैयतवारी प्रथा, और इसके बाद ही जब टैक्स लगाया जाता है भूमि अस्थायी बंदोबस्त का, तो रैयतवारी प्रथा, चाहे आप जमींदारी प्रथा हो, तो ये सब की शुरुआत यहाँ पे हो जाती है। तो भारत में रैयतवारी प्रथा टॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ हुई थी, और अंग्रेजों ने रैयतवारी मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। बाद बाकी जमींदारी प्रथा बिहार बंगाल प्रांत में आपको जमींदारी प्रथा, और आपको पश्चिमी यूपी वगैरह में महलवारी प्रथा थी। तो आगे जब हम लोग भूमि अस्थायी बंदोबस्त पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब की चर्चा आपको करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और पहले भी हमने आपको पढ़ा ही रखा है। ये सब सारे गवर्नर जनरल हैं, वाइसराय हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है, प्रमुख वाइसराय, गवर्नर जनरल, जो जो मेन है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो इसमें आपको चर्चा किया गया है, ठीक है।
क्लास को कंटिन्यू करें कि रहने दें आज इतना ही? कंटिन्यू करें कि रहने दें? कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं इससे आधारित। इसमें होगा तो होगा ही, नहीं होगा तो ये सब आपको हमने कई बार पढ़ा ही रखा है इसे, ठीक है। रिवीजन करते रहिए जितना कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मैं लास्ट में देख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव होगा तो वो करवा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना फ्रांसीसी शासन काल में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा भी था आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो था आपका फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की जो स्थापना हुई थी, उस समय फ्रांस का शासक था लुई 14वां। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, ठीक है, लुई 14वां। अभी तुरंत हमने बताया था आपको, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी प्रथम कारखाना स्थापित करने का आदेश लिया या खोला था? तो जहांगीर के शासनकाल में। TRE 1, TRE 2, TRE 3 ऐसे तो हमने करवा ही रखा था। ऐसे मैं फिर से देखता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, करवा दूंगा। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम, तो सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित करने वाले अंग्रेज ही थे, ठीक है। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव ही था उस समय, जो आपका इलाहाबाद की संधि, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने पुर्तगाली को हराया था, अंग्रेज अधिकारी हैं। प्लासी का युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था? प्लासी का मैदान कहाँ है? तो याद रखिएगा, प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल में, ठीक है, तो वहीं पे लड़ा गया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, वो युद्ध था आपका 1757, ये बक्सर का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध। इसके बाद ही अंग्रेज पूर्ण रूप से भारत पे जो है शासन करना शुरू कर देते हैं, दोहरी शासन व्यवस्था शुरुआत हो जाती है। तो निर्णायक जो युद्ध है वो अंग्रेजों और भारत के बीच में, तो ये याद रखिएगा, बक्सर का ही युद्ध है 1764 ईस्वी, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764, और इसके तहत इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो हमने बताया था, तो बक्सर का जब मीर कासिम तो यहाँ से छोड़ के भाग गया, ठीक है, तो फिर मीर जाफर को ही बनाया गया था। तो बक्सर का जब युद्ध हो रहा था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो याद रखिएगा, मीर जाफर ही था, ठीक है।
नेक्स्ट, सिंध पर ब्रिटिशर्स ने कब कब्जा किया? सिंध प्रदेश पे जो है, सिंध जो कि आपका पाकिस्तान में अब है, पंजाब का प्रांत था, ठीक है। तो उसको 1843 ईस्वी में सिंध पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था, अंग्रेजों ने कब्जा किया था। कब? तो 1843 ईस्वी में। उसके बाद 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके मध्य हुए थे? ये मराठा और जो एंग्लो मराठा युद्ध है उसके बीच में हुआ था, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में बसीन की संधि। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का, बसीन की संधि कब हुई? 1802 ईस्वी में। एंग्लो मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा युद्ध, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे मैसूर युद्ध, अंग्रेज और जो है टीपू सुल्तान और हैदर अली के बीच में हुआ था। उसके बाद फिर ये लोग मराठा के साथ युद्ध करते हैं, मराठा क्षेत्र जीतते हैं, फिर ये लोग सिख के साथ युद्ध करते हैं, एंग्लो सिख युद्ध होता है। तो ये 1802 ईस्वी में बसीन की संधि जो होती है वो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय जो कि मराठा पेशवा है इनके बीच में होता है 1802 ईस्वी में बसीन की संधि। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बसीन की संधि वाला, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछता, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण है क्वेश्चन उसको हमने यहाँ पे ले रखा है। सिख राज की अंतिम, सिख राज का जो सिख एंग्लो युद्ध होता है तो अंतिम जो शासक है या राजा जो सिख के होते हैं वो कौन है? तो दिलीप सिंह, याद रखना, दिलीप सिंह इनका नाम है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? ठीक है, तो पहला जो अंग्रेज और मैसूर का युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली विजित हो जाता है। कौन विजित हो जाता है? हैदर अली, चूंकि मराठी सेना उस समय इसको मदद कर दिया था, ठीक है, मराठा इसको मदद किया था जिस कारण से हैदर अली जीत गया था। तो प्रथम जो एंग्लो मैसूर युद्ध होता है तो याद रखिएगा ये हैदर अली कौन है? तो टीपू सुल्तान के पिता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, ठीक है, हैदर अली आगे चल करके द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हार जाता है, मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध में। तो वो उस समय सर आयरकुट नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिश। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1799 में होता है, उसमें तो टीपू सुल्तान जो है मारा ही जाता है। तो उसमें पूर्ण रूप से फिर मैसूर कर्नाटक हारता है और फिर जो है वहाँ पे अंग्रेजों का शासन होता है। तो सर आयरकुट हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, याद रखिएगा, सर आयरकुट, याद रखना है नाम। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति? तो ये याद रखिएगा, भारतीय शासक है वो है टीपू सुल्तान, जो कि फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था और फ्रांसीसी सेना या फ्रांसीसी शासक इसको मदद भी कर रहे थे, चूंकि ये भारत में अंग्रेजों का खिलाफ कर रहा था। चूंकि अंग्रेज और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे तो टीपू सुल्तान को फ्रांसीसी लोग मदद भी कर रहे थे, ठीक है। तो जिसने विदेशों से आधुनिक पद्धति के जो भी है दूतावास की स्थापना की थी तो वो था टीपू सुल्तान, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो अभी तुरंत हमने बताया, और सॉरी, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में, तृतीय में नहीं, चतुर्थ में पूर्ण रूप से जो है फैसला आ जाता है और इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है, ठीक है। तो चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1799 में होता है, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के मध्य में ही दिवंगत हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए ये सब क्वेश्चन अभी हमने आपको कराया नहीं है, ये जो है कर्नाटक युद्ध के हैं, मैसूर युद्ध का, एंग्लो मैसूर युद्ध, कर्नाटक युद्ध, एंग्लो मराठा युद्ध, एंग्लो सिख युद्ध। यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछता नहीं है बीपीएससी में, खास करके टीचर वाले में, इसलिए हमने उस पोर्शन को छोड़ दिया है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश, अगर कहेंगे तो फिर हम आपको किसी दिन पढ़ा देंगे उसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त? तो रैयतवारी बंदोबस्त को शुरू करने वाले अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो दोनों थे। दोनों के माध्यम से रैयतवारी व्यवस्था, रैयत मतलब होता है किसान, ठीक है, किसान को ही यहाँ पे प्रमुख बना दिया गया था। जमींदारी प्रथा होता है जिसमें एक विशेष वर्ग के लोग को वहाँ पे सारा जमीनें दी गई थी और वो वहाँ से टैक्स वसूली करते थे। तो जमींदारी प्रथा अलग है और रैयतवारी प्रथा अलग है। तो ये आपको जब पढ़ाएंगे तो आगे क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। ये सब कई बार पूछेगा। अस्थाई बंदोबस्त जो जमींदारी प्रथा है किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। तो सारे क्वेश्चंस जो हमने आपको पीडीएफ भेजा है आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और अस्थाई बंदोबस्त होता था वो अंग्रेज और जमींदारों के बीच में, वो क्या होता था, जमींदारों के बीच में ही वो आपका टैक्स का जो काम होता था, जो भी टैक्स भारतीय किसान देते थे वो जमींदारों को देते थे, फिर जमींदार जो है अंग्रेजों को देते थे।
तो दोनों के बीच में समझौता होता था अस्थायी बंदोबस्त में, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त कब शुरुआत हुआ, तो ये कई बार पूछ चुका है, 1793 ईस्वी में। आगे ऐसे हम लोग भूमि अस्थायी बंदोबस्त आगे इसी में जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग पहुँचे हैं कहाँ पे, तो इलाहाबाद की संधि तक पहुँच चुके हैं। तो आगे वायसराय पढ़ेंगे और फिर आगे जो भी नीतियां हैं अंग्रेजों की वो पढ़ेंगे, तो उसमें आपका भूमि अस्थायी बंदोबस्त में ये सब आपको पढ़ाया जाएगा फिर से, ठीक है। ऐसे हमने आपको पढ़ा भी रखा है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी आपके नोट्स में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वहीं से प्रश्न में आप देखे होंगे कि आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जरूर देखते रहिएगा, पीडीएफ ग्रुप में आपको भेज दिया गया। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमने भी क्लास लिया है। तो धीरे धीरे हम भी मोशन में आएंगे, धीरे धीरे, ठीक है। हम भी डीएक्टिवेट हो चुके थे, अब फिर एक्टिवेट हुए हैं, तो धीरे धीरे आपका आगे क्लास होगा, ठीक है। जो लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं। कंटेंट में ऑलरेडी सारे टॉपिक करवाए जा चुके हैं, रिवीजन क्लास चल रहा है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आपका जो है बहुत जल्द 10 टेस्ट आपके बीच में होंगे, और फिर आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।